बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से हमारे पास? ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द टिश्यू लेवल इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को, और फिर एटम्स को मिला के हमने क्या बनाया था? मॉलिक्यूल्स बनाया था। ठीक है, इसका मतलब हमने सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो डिस्कस किए। जैसे हमने कहा था कि सब एटॉमिक लेवल इस कायनात में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कंबाइन होके किसके अंदर रहते हैं? एटम के अंदर रहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह आज हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल होगा, उसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं बेटे, ये भी अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर हमें सिर्फ जो कोई भी ऑर्गेनेली मिल जाए, या कहीं भी सिंपल एक ऑर्गेनेली न्यूक्लियस अलहदा से मिल जाए हमें, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया अलहदा से मिल जाए, राइबोसोम्स अलहदा से मिल जाए। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास क्या होगा? सेल होगा, तब ही हमारे पास क्या होंगे? ऑर्गेनेलीज होंगे। तो इसलिए हम ऑर्गेनेलीज को किसके साथ इकट्ठा जो है वो स्टडी किया करते हैं? सेल के साथ। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं वो सेपरेट हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनेली की अगर हम डेफिनेशन देखें, आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर कौन सा था? प्रीवियस लेवल कौन सा था? मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो हम कहते हैं एनॉर्मस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना हमारी बॉडी में। एलिमेंट्स लिमिटेड थे, कितने थे? 16 बायो एलिमेंट्स थे हमारी बॉडी में। हमने कहा वो 16 डिफरेंट वेज के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जो फोर्सेस उनको मिलाती हैं, उन फोर्सेस को हमने नाम दिया था, दीज फोर्सेस वर कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग्स। ठीक है, और फिर वो मॉलिक्यूल्स बना देती थी। ठीक, अब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं फिर फर्दर डिफरेंट वेज से पॉलीमराइज होते हैं, अरेंज होते हैं, और एनॉर्मस नंबर ऑफ जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं एंड फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। एंड फॉर्म, हम जो है वो ऑर्गेनेलीज को दूसरा नाम देते हैं, दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इन्हें सब सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल से छोटे हैं ना। ठीक है, सेल के असिस्टेंट हैं, ये सेल के अंदर काम करेंगे। हम एक पैराग्राफ मजीद डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे दिस इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, दिस इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन मिलेगा तो ऑर्गेनेलीज बनेंगे? कौन से मॉलिक्यूल्स? बायो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमारे पास, तो क्या बना देंगे? ऑर्गेनेलीज। अब वो बायो मॉलिक्यूल्स तो हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े ना, माइक्रो भी पढ़े और माइक्रो मॉलिक्यूल भी पढ़े, और उसमें हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी पढ़े। फिर उनके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक भी पढ़े और इनऑर्गेनिक भी पढ़े। तो हम कहते हैं इन सब का मिक्सचर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो साख्तें बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, ये क्या लिखा है वर्ड मैंने? ऑर्गन। तो कहते हैं जैसे ऑर्गन डिस्कवर हुआ, बिल्कुल वैसे ही हमने किसको डिस्कवर किया बाद में? ऑर्गेनेली को डिस्कस किया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन जैसे उसकी इंडिपेंडेंसी है, उसका फंक्शन है, बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनेली का फंक्शन था, लेकिन साइज़ का डिफरेंस था। ऑर्गन बड़ा था, ऑर्गेनेली छोटा था, तो इसलिए हमने उसको ऑर्गन से ऑर्गेनेली का नाम जो है वो रख दिया। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है या हमारे जो सेल्स हैं उनमें किस टाइप के जो है वो ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं? जी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी में क्या करवाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। क्या करवाता है? खाली रेस्पिरेशन तो नहीं कराता? नहीं बेटे, अगर हम खाली रेस्पिरेशन लिखेंगे तो इसका मतलब इसमें वो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जब हम बोलेंगे ना सेलुलर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट सेल लेवल, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगी। फिर उसके फेजेस भी पढ़े हैं आपने, कौन कौन से फेजेस थे इस सेलुलर रेस्पिरेशन के? एरोबिक एंड एनोबिक, ये तो टाइप्स थी बेटे। फिर अगर उसमें भी हम देखें, मैकेनिज़म्स देखें उनका, तो फिर आपने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये किसके हिस्से थे? सब के सब
सेलुलर रेस्पिरेशन के। अच्छा, फिर इसके अलावा कोई और ऑर्गेनेली जो आपको याद हो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर है ये तो सेल का, ये क्या है? कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है हमारे सेल में, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा और एंडोप्लाज्मिक, और इसकी भी आपने कितनी टाइप पढ़ी हुई थी? 2 टाइप्स पढ़ी थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ था उसका काम तो प्रोटीन बनाना था, जो स्मूथ था वो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म वगैरह और उसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता था, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऑर्गेनेली आपको याद हो? चलें जी, गोल्जी अपरेटस। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इज़ टू पैक द मटेरियल इनटू द वेसिकल्स। तो ये इसका काम, जो मेन काम हम पढ़ेंगे वो क्या है? पैकिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। फॉर द यूज़ इनसाइड द सेल आर टू एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, सेल से एक्सपोर्ट करने के लिए, सेल के अंदर ही यूज़ करवाने के लिए। तो बेटा ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस ये आता है कि हमारे पास टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा कि उसमें किस टाइप के ऑर्गेनेलीज होंगे। किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज या टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज? टाइप ऑफ सेल पे, उस सेल के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, उस सेल के फंक्शन की बेस के ऊपर जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि इसमें किस टाइप के ऑर्गेनेलीज होंगे, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनेलीज होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट सेल्स हैं, कॉन्टीन्यूसली जो है वो बीट कर रहे हैं, हार्ट मसल्स हैं ना, मसल्स में सेल्स हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क करने के लिए, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। और सेल में जो एनर्जी देने वाला ऑर्गेनेली है वो कौन है? इसका मतलब रिलेटिव अगर कंसंट्रेशन देखें हमारी स्किन सेल्स की और या हमारे हार्ट सेल्स की, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ ज़्यादा होंगे? स्किन सेल्स में, हार्ट सेल्स में? हार्ट सेल्स में। इसी तरह आपने लीवर का फंक्शन पढ़ा था, द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इज़ डिटॉक्सिफिकेशन, और इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस थे, लिस्ट पढ़ी थी आपने पूरी। एक फंक्शन उसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी था, डिटॉक्सिफाई करना। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनेलीज में किसका काम है? गोल्जी। देखो फंक्शन ऑर्गन का और ऑर्गेनेली का रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जो मेन फंक्शन ऑर्गन का लीवर का है वही उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। असल में उस लीवर के सेल्स जो हिपैटोसाइट्स हैं उनमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी मौजूद है? तो वो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सेल कौन सा है, टाइप ऑफ सेल कौन सा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ सेल की भी बात करते हैं हम कि स्ट्रक्चर किस टाइप का उस सेल का। फिर टाइप के अंदर और भी बातें आ जाती हैं कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, वो सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। और आपको पता है अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो उसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होगा लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होगा, और अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होगा। फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, क्या बात हम करते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। इसका मतलब यहाँ से इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली ऐसा होगा जो प्रोकैरियोट्स में होगा? राइबोसोम्स। वाई? दीज आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, इनके गिर तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, इसलिए सिर्फ राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं दीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जब ये मिलते हैं, व्हेन द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर, ऑर्गेनाइज टुगेदर, दे फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ये क्या बना देते हैं? सेल बना देते हैं। तो अब हम सेल को डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं सेल की तो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन मिलता है तो सेल बनते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर इन एन अप्रोप्रिएट वे, एक मुनासिब तरीके से आपस में मिलेंगे। ये नहीं है कि एक सेल में सारे माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो गए, एक सेल में सारे गोल्जी अपरेटस इकट्ठे हो गए, ऐसे नहीं। अप्रोप्रिएट वे में जिस सेल में जितने रिक्वायर हैं उतने वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल होंगे एंड फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ, एक यूनिट बना देंगे। क्या बना देंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड यूनिट बना देंगे, उसको हम कहते हैं दिस यूनिट इज कॉल्ड सेल। अब बेटे इस सेल से ही क्या स्टार्ट हुई हमारी लाइफ? सेल थ्योरी पढ़ी ना आपने?
कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। हमारी बॉडी को बनाने वाला भी कौन है, उसमें काम करने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट भी कौन है, सेल। अगर लिविंग के हवाले से बात करें, अदरवाइज स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी सबकी बॉडीज़ में, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, एटम। ठीक है, और उसमें भी काम करने वाली चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सेल के अंदर काम करने वाली असल में चीज़ें कौन है, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इन ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शन होगा, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ सेल। ये बात समझ में आई? आपने अगर ये पता लगाना है कि इस सेल का फंक्शन क्या है, तो आपको सेल के ऊपर तहकीक करनी पड़ेगी या आप उसके अंदर उसके ऑर्गेनेलीज देखोगे? उसमें ऑर्गेनेलीज देखेंगे। हम देखेंगे कि ये सेल है, इसमें फंक्शन करने वाले कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। जब आपको ऑर्गेनेलीज का पता चल जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि इस सेल का फंक्शन ये होगा, इस सेल का फंक्शन ये होगा। तो हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं, जब वो मिलेंगे दे फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। फिर हमने कहा सेल की प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स की बेस के ऊपर, किस बेस के ऊपर, नंबर ऑफ सेल्स की बेस के ऊपर बेटे कौन कौन से हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूनि मीन वन, सेलुलर मीन सेल, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन सेल्स। ऐसे जानदार जिनकी होल बॉडी जस्ट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, उन्हें हम क्या कहते हैं? अब जो यूनिसेलुलर हैं, याद रखना जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी तमाम प्रोकैरियोट्स, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। और मेनली प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। इसके अलावा कोई और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? कोई नहीं है। है कौन? अमीबा वगैरह, उनमें न्यूक्लियस है नहीं है? है। वो प्रोकैरियोट हैं यूकैरियोट हैं? यूकैरियोट हैं। अमीबा में न्यूक्लियस होता है, वो क्या हो गया? यूकैरियोट हो गया। इसका मतलब कुछ यूकैरियोट्स भी हैं हमारे पास जिनकी बॉडी में कौन सा सेल होता है? एक ही सेल होता है। ठीक है, उनमें हम कह देते हैं हमारे पास प्रोटिस्ट्स वगैरह आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? या प्रोटोजोआ के बारे में हम लिख देते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में लिखते हैं? प्रोटोजोआ के बारे में। तो ये बेटे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब के सब क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा प्रोकैरियोट है जो मल्टी सेलुलर हो? नहीं, कोई भी ऐसा हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट नहीं मिलेगा जो हमें मल्टी सेलुलर मिले। ठीक है, लेकिन हमारे पास जितने भी यूकैरियोट्स हैं, जितने भी, वो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यूनिसेलुलर में भी पाए जाते हैं हमारे पास डिफरेंट यूकैरियोट्स, और ज़्यादातर जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास ग्रुप्स? फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 1 2 3 4 5। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही पढ़ा था ना, कि जानदारों को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है? 5। तो पांचों के बारे में हमने बता दिया। ऑल द बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियम अगर सिंगल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो यूकैरियोट हैं और यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो है हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब वो कहता है जो मल्टी सेलुलर हैं उनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनती है? नो, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी की एग्जांपल ले लो तो हमारी बॉडी में भी ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं। क्या हैं? ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं। क्लियर ये बात? अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हाउ द ऑर्गेनेलीज एक्ट एज अ लेबर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर वो मजदूरी कैसे कर रहे हैं एक्चुअली। हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल है, जो वर्किंग स्टेशन है, वर्किंग यूनिट है, उसमें असल में काम करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? ऑर्गेनेलीज हैं। उनमें काम करने वाली चीज़ें ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, हमने कहा कि टाइप ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोकैरियोट है या ज़्यादा ऑर्गेनेलीज किस में होंगे, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में? यूकैरियोट में। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? रिलेटिवली सिंपल। कैसा होता है?
इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस बहुत थोड़े होते हैं, एक तो बहुत कम होते हैं और दूसरा वो होते हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि काम करने वाली चीज़ें कौन सी हैं सेल में? ऑर्गेनेलिस। ठीक है, ऐसे ही है ना, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी में काम करने वाले कौन होते हैं? मजदूर लोग होते हैं। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो असल में उसमें काम करने वाली जो फोर्स है वो लेबर है। ठीक है, कंपनी का मालिक काम तो नहीं करता, वो तो उनको बस सुपरवाइज करता है। सिमिलरली सेल ने इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इनको जगह स्पेस प्रोवाइड की हुई है कि भाई मेरे पास यहाँ रहते हुए काम करो। तो असल में काम कौन कर रहा है सेल में? इसका मतलब सेल में डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है। उसने मुख्तलिफ किस्म के मजदूर रखे हुए कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, लेकिन उन सबको एक वर्किंग स्टेशन ज़रूर प्रोवाइड किया हुआ है, उनके गिर्द एक बाउंड्री ज़रूर बनवाई हुई है। और वो बाउंड्री कौन से सेल्स में होती है? प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? दोनों में। ठीक है, कौन सी बाउंड्री होती है सेल की? दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन बोथ टाइप ऑफ सेल्स में पाई जाएगी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो। इसके अलावा सेल वॉल की कहानी या बाकी ऑर्गेनेलिस की कहानी वो हम टाइम टू टाइम जब चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये सारी बातें जो है वो डिटेल से देखेंगे जब हम ऑर्गेनेलिस के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं, दैट इज़ टिश्यू लेवल। दैट इज़ प्रीवियस जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज सेल लेवल। अच्छा, अब हम सेल लेवल से जब हम टिश्यू लेवल पे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम आगे नेक्स्ट लेवल्स पे जाएंगे तो हमारे पास जो बातें हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं वो स्पेसिफाई होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? स्पेसिफाई होते चले जाएंगे। ठीक है, कैसे? जब हमने सेल की बात की तो हमने कहा जितने भी यूनिसेलुलर हैं, जितने भी वो सब के सब सेल लेवल तक ही हैं, क्योंकि अगर हम टिश्यूज़ की डेफिनेशन करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू की डेफिनेशन में फिट नहीं आते। डिफाइन करके देखते हैं, हम कहते हैं टिश्यूज़ में सिमिलर सेल्स। कौन से सेल्स? याद रखना, जस्ट एक टिश्यू लेवल आएगा जिसमें सिमिलर चीज़ें मिलाएंगे और दूसरा कौन सा लेवल आएगा? पॉपुलेशन लेवल, जिसमें सेम जो है वो इंडिविजुअल्स हम मिलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो चीज़ें मिलाते हैं वो कैसे होती हैं? डिफरेंट। ठीक है, अभी हमने सेल बनाया ना तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलाए, लेकिन अब डिफरेंट सेल्स मिलाएं तो टिश्यू बनाएं? नो, सिमिलर सेल्स अगर मिलें, सिमिलर सेल्स अगर मिलें और उनका फंक्शन भी तमाम का कैसा हो? सेम फंक्शन हो, रिलेटेड फंक्शन हो, एक जैसा फंक्शन हो सबका। सिमिलर सेल्स हैविंग द सेम फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन, ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, फिक्स हो जाते हैं, सेल जंक्शंस डेवलप हो जाते हैं, उनके दरमियान में लेयर्स ऑफ सेल्स बन जाती हैं। दैट ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर एक्चुअली नोन एज, क्या कहते हैं? टिश्यूज। उन ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? दीज आर द टिश्यूज। एक वो टिश्यू मुंह साफ करने वाले भी होते हैं, ठीक है, वो भी सेल से मिलकर बनते हैं? नहीं। तो हम कहते हैं हमारे पास सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर having the same function or the related function organized into groups called tissues। अब एक से ज़्यादा सेल्स हैं या एक ही सेल मिलकर टिश्यू बना देता है? इसका मतलब ये हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यूज हैं ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। लेकिन जब हम टिश्यू लेवल स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें किया करेंगे? किसकी बातें किया करेंगे? मल्टी सेलुलर की। किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। कोई ऐसा इससे आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाए जिसमें यूनिसेलुलर की हम बातें कर लें, दोबारा आएगा कोई? नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम जाके बायोस्फीयर में ये कम्युनिटी लेवल पे डिस्कस करेंगे ना, लिविंग को नॉन लिविंग के साथ, या फिर जब होल वर्ल्ड को, जहाँ पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे भी लाइफ होगी, तो तब तो सारे लेवल्स आ जाएंगे ना उसमें। लेकिन हम एज सच सेल्स को या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशन में या डिफरेंट जगहों पे कम्युनिटी में या इंडिविजुअल लेवल में या ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज़ें। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें किया करेंगे? तो हमारी बुक कहानी शुरू कहाँ से करेगी टिश्यू लेवल की? मल्टी सेलुलर। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। ठीक है, या तो हमारे पास वो टिश्यूज़ किसके अंदर होंगे?
एनिमल्स में होंगे या वो टिश्यूज़ किसके अंदर होंगे, प्लांट्स में होंगे। ठीक है, याद रखना ये जो फंजाई वगैरह होते हैं इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हैं, मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन वो मिलके इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ नहीं बनाते, टिश्यूज़ नहीं बनाते। ठीक है, मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन टिश्यूज़ नहीं बनाते। अब हम देखते हैं कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो याद रखना हमारी बॉडी में मेनली कितने टाइप के जो हैं वो टिश्यूज़ होते हैं, 4। कौन कौन से, एपिथेलियल और शाबाश कनेक्टिव टिश्यूज़, स्मूथ मसल टिश्यू, क्या आएंगे, मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ का दूसरा नाम ग्लैंडुलर टिश्यूज़, क्योंकि इनमें बहुत से सेल्स ऐसे हैं जो ग्लैंड्स का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी स्किन है आल्सो एपिथेलियल टिश्यू, हमारे जो ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, जहाँ पे भी ग्लैंड्स हैं उनकी इनर लेयर या आउटर लेयर कवरिंग्स पे होते हैं ना, अंदर वाली कवरिंग भी और बाहर वाली कवरिंग भी किसकी बनी होगी, तो अगर अंदर वाली कवरिंग है तो वो कैसी होगी, ग्लैंडुलर। अगर ग्लैंडुलर है तो वो क्या चीज़ है, उनका फंक्शन क्या होगा, दे मेक सिक्रीशन, क्या बनाते हैं, सिक्रीशन खारिज किया करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करना, क्या करना, कनेक्ट करना हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में। जैसे मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, कौन जोड़ते हैं, टेंडन्स जोड़ते हैं, कौन जोड़ते हैं, टेंडन्स। अच्छा, फिर मसल्स का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन हेल्प्स इन मूवमेंट, देन हेल्प्स इन मूवमेंट। सिमिलरली नर्वस टिश्यूज़ का क्या काम होता है, कोऑर्डिनेशन, क्या काम होता है, कोऑर्डिनेशन। तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरह हमारे पास बेटे प्लांट्स में टिश्यूज़ की कैटेगरीज हैं। ठीक है, आपने डिटेल से पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर। आपने पहले पढ़ा सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, फिर सिंपल में भी आपने मेरिस्टेमेटिक अलहदा और फिर मेरिस्टेमेटिक में भी फर्दर टाइप्स, फिर कंपाउंड्स में भी आपने बहुत सी टाइप्स पढ़ी। हम जनरल लिख लेते हैं, आपकी बुक ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है, जाइलम टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या हम फ्लूइड भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, फ्लूइड। और फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम से फूड, याद रखना। तो दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज़, इनको हम वास्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनके अंदर ये वास्कुलर बंडल्स हों, आप इन्हीं की बेस पे चैप्टर नंबर 9 जब आप किंगडम प्लांटी वाला चैप्टर डिस्कस करोगे तो बेसिक क्लासिफिकेशन आप इसी की बेस पे बनाओगे। ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी के अंदर वास्कुलर बंडल्स होंगे आप कहोगे ये वास्कुलर प्लांट्स हैं, और जिनकी बॉडी में जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे आप उन्हें कहोगे ये ए वास्कुलर प्लांट्स हैं। कैसे हैं, ए वास्कुलर या नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं। ये बात क्लियर हो गई। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन टिश्यू विद एग्जाम्पल। टिश्यू, अच्छा आप ये बताओ कि टिश्यू में काम करने वाला कौन होता है, सेल्स होते हैं। टिश्यू में काम करने वाला, क्या हम कह सकते हैं कि जो टिश्यू के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है वो सेल्स हैं। एक बात यह है कि टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं डिफरेंट नहीं है, वो डिफरेंट, उन सब का फंक्शन सेम, अगर टाइप ऑफ टिश्यू सेम है। अगर टाइप ऑफ, ये नहीं है कि एपिथेलियल के सारे सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल्स आपस में मिलते जुलते होंगे, नो। हाँ, एपिथेलियल के अपने सारे सेल्स मिलते होंगे और कनेक्टिव के अपने सारे सेल्स मिलते होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम रीडिंग कर लेते हैं बुक से। ऑर्गेनेलीज एंड सेल्स, different and enormous number of micro and macro molecules arrange themselves in a particular way to form the cells and their organelles. In case of simple organism, बेटे जब हम simple organism की बात करेंगे तो वो यूनिसेलुलर होंगे। वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर भी होंगे और प्रोकैरियोट्स भी होंगे। और क्या होंगे साथ में, अच्छा, like bacteria and most protists, the entire organism consists of only single cell. Most fungi, plants, animals and the organisms may consist of up to trillions of the cells. तो ये फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये किसकी मिसालें दी उसने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी एग्जांपल्स दी, चलें फिर हम कहते हैं कि numerous subcellular structures like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, ribosomes etc have been studied for their structure and function. इनको स्टडी किया गया और इनका फंक्शन भी देखा गया, स्ट्रक्चर भी देखा गया। It has become clear that, ये बात वाज़ेह हो गई, function of cells are accomplished by the specialized structures, कि जो सेल में, सेल का फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, accomplished
डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्पेशल जो किसकी तरह काम करती हैं? कंपेरेबल टू द फंक्शन विद द ऑर्गन्स इन द बॉडी। जैसे ऑर्गन हमारी बॉडी में काम करते हैं, वैसे ही सेल में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन कंपेरेबल टू द ऑर्गन है। सो दैट्स व्हाई दे गेट द नेम ऑफ ऑर्गेनेली, ऑर्गन से ऑर्गेनेली। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। चलें, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जाहिर बात है कि किसी सेल के अंदर जो टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज है वही डिसाइड करेंगे ना इसका फंक्शन क्या होगा। द प्रोकैरियोट्स हैव ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनेलीज। एक तो उनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज बहुत कम होंगे और उनकी वैरायटी भी कम होगी, उनकी वैरायटी भी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। अच्छा, इन देयर साइटोप्लाज्म यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर। अमीर है ना यूकैरियोट्स, अमीर क्यों है? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा हैं और उनकी वैरायटी भी ज़्यादा है। यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज। जितने भी ऑर्गेनेलीज इनके पास वो कैसे हैं? ऑलमोस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड। अच्छा, ये बात नहीं है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड है, नहीं, इनमें दोनों हो सकते हैं, है ना। राइबोसोम्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकते हैं, जैसे आपने लाइसोसोम वैक्यूल्स पढ़े। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह। अ सेल मेम्ब्रेन इज हाउ एवर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। एक ऐसी चीज़ है जो तमाम सेल्स में मौजूद होती है, वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है। फिर हमारे पास टिश्यू लेवल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट और बंडल्स। लूज शीट्स बनाते हैं या बंडल्स बनाते हैं। याद रखना, कितनी फॉर्म्स में हमारे पास टिश्यूज अरेंज हो, सेल्स अरेंज हो सकते हैं हमारी बॉडी में? इन टू फॉर्म्स, या तो शीट्स बना देंगे या इकट्ठे होके बंडल्स बना देंगे। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू ये शीट्स बनाएंगे, बंडल्स बनाएंगे, बंडल्स बनाएंगे, ठीक है। और हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज क्या बनाएंगे? शीट्स। देखो हमारी लेयर्स है ना स्किन के ऊपर, ये शीट्स हैं, ये बंडल्स नहीं है। आपसे कोई पूछे कौन से टिश्यूज हमारी बॉडी में बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो एग्जांपल्स दे लोगे। कौन से टिश्यूज हमारी बॉडी में शीट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं? मसल सेल्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है कि जो टिश्यू सेल्स हैं वो टू टाइप से अरेंज हो सकते हैं, बंडल्स या शीट्स की फॉर्म में। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, जब सेल सिमिलर हैं तो उनका फंक्शन भी, दीज आर कॉल्ड टिश्यूज। ईच टिश्यू हैज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन। हर टिश्यू का हमारी बॉडी में खास फंक्शन है। इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मसल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब पहले मसल टिश्यू लिखा तो मसल टिश्यू क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करवाएंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या खारिज करेंगे? स्क्रीशन। फिर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। ये शुगर एंड प्रोटीन वाला ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन किसका काम होगा? फ्लोएम का। और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम का। क्लियर? तो अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।